हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन की अगस्त मंथ की करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। तो गाइस, इसमें मैं आपको पॉलिटी, आईआर, कल्चर, गवर्नमेंट स्कीम, ये 4 टॉपिक्स कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज की मैं वीडियो में आपको न्यूज़ इन शॉर्ट्स की 35 न्यूज़ है टोटल, उन सबको कंप्लीट करवा दूंगी। तो गाइस, हमने एक एक न्यूज़ हमने डेली करंट अफेयर्स में अच्छे से कवर की हुई है। तो गाइस, जो न्यूज़ इन शॉर्ट्स हैं इसमें क्या है, कोई ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर है। जो जितनी हमने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ी थी वही सेम है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एनसीसी एक्सपेंशन, देखो गाइस, हमने सब पढ़ा हुआ है। पीएम ने अभी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि हम क्या करेंगे, जो एनसीसी यूनिट्स हैं उनको एक्सपेंड करेंगे 173 बॉर्डर एरियाज़ में और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में। इसमें क्या है, हम 1 लाख जो एनसीसी के जो वॉलंटियर्स हैं उनको हम इंडक्ट करेंगे इनटू एनसीसी फ्रॉम दिस रीजन। इसमें से 3 कैडेट्स में से हम क्या करेंगे, जो 1/3 जो होंगे वो गर्ल्स होंगी, मतलब 1 लाख कैडेट्स में से 1/3 जो होंगी वो गर्ल कैंडिडेट्स होंगी। 83 एनसीसी यूनिट्स को हम क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे, मतलब कि इसमें से जो 53 एनसीसी यूनिट्स हैं उसको हम आर्मी के लेवल का अपग्रेड करेंगे, 20 को एयरफोर्स और ठीक है सॉरी नेवी के 20 करेंगे और एयरफोर्स को 10 करेंगे फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रपोजल। अब एनसीसी क्या है, तो गाइस ये सब आपको पता ही होगा। अगर आप देखो स्कूल्स कॉलेजेस में आपके होते ही होंगे एनसीसी के, ठीक है, ग्रुप्स। तो एनसीसी के ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 1948 में सेटअप किया गया था थ्रू द एनसीसी एक्ट 1948। किसकी रिकमेंडेशन पे, कुंजरू कमेटी की रिकमेंडेशन पे। ये किसके अंडर ऑपरेट होती है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और ये लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, यूथ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें क्या स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट्स क्या अपनी मर्जी से वॉलंटरी के पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें क्या है, ये सिर्फ आपको आर्म फोर्सेस के लिए ही नहीं ट्रेन करता बल्कि कम्युनिटी सर्विसेज में भी आपको एंगेज करता है, मतलब कि जो भी सोशल सर्विसेज होगी, ठीक है, उनमें भी आपको एंगेज करता है। एग्जाम्पल क्या है, अभी कोरोना पेंडेमिक आई तो उसमें नियर अबाउट जो 25,000 जो वॉलंटियर्स हैं वो रेडी हैं कि क्या कर सके, गवर्नमेंट को वो असिस्ट कर सके, गवर्नमेंट को हेल्प कर सके ताकि हम कोविड को टैकल कर सकें। जो भी इनके सर्टिफिकेट, देखो आपको पता होगा, जो भी देखो आपके स्कूल में भी बोला जाता है कि जो एनसीसी के अगर सर्टिफिकेट्स हैं इनकी बहुत वैल्यूज़ है। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी इनके सर्टिफिकेट्स होल्डर्स हैं उनको वेरियस रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एंड द जॉब। सेकेंड न्यूज़ पढ़ते हैं, ARII रैंकिंग। तो गाइस इसमें क्या है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट, इसकी रैंकिंग को भी अनाउंस किया गया था। कौन इसको अनाउंस करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दैट इज द MHRD तो थी पहले, उसी का इनिशिएटिव है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रैंक करते हैं। तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए ये किसको रैंक करता है, हायर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रैंक करता है, या फिर जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं हायर एजुकेशन की उनको रैंक करता है ऑन डिफरेंट इंडिकेटर्स रिलेटेड टू कि उस एजुकेशन में इंटरप्रेन्योरशिप का क्या कल्चर है, क्या इनोवेशन का कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग उस इंस्टीट्यूशन को रैंक करता है। इसके अंदर क्या है, जो टॉप पोजीशन है वो IIT मद्रास ने ली है, उसके बाद IIT बॉम्बे एंड थर्ड क्या IIT दिल्ली, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में देखा जाए तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ओडिशा है, उसने सबसे अच्छी पोजीशन को क्या बैक किया है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे जो कि महाराष्ट्र में, उसने टॉप लिस्ट किया फॉर द स्टेट फंडेड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस रैंकिंग में क्या स्पेशल प्राइस कैटेगरी जो वुमेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इसमें ऐड किया है। जो AIRII ये मेनली किस पे फोकस करता है कि किस इंस्टीट्यूट में इनोवेशन की क्या क्वालिटी है, ठीक है, इन सब पे क्या करता है। बाकी हम देख लेते हैं, जो भी रैंकिंग है मेनली 7 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, जैसे किस इंस्टीट्यूट का बजट या फंडिंग सपोर्ट कैसी है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कैसी है, अवेयरनेस, प्रमोशन या सपोर्ट फॉर आइडिया जनरेशन, ये सब कैसा है, प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, इनोवेटिव लर्निंग मेथड्स, कोर्सेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कमर्शियलाइजेशन, इनोवेशन एंड गवर्नेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो ये कुछ 7 पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे क्या है इंस्टीट्यूशन को हम क्या करते हैं, रैंक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड एडिशन ऑफ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। तो कैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें क्या हम स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करेंगे ताकि हम उनको ट्रेन कर सके फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, ये 360 डिग्री डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मतलब कि हम स्टूडेंट को इस तरह डेवलप करेंगे ताकि वो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी लीडर्स बन सके, एंटरप्रेन्योर बन सके। ये डेडिकेटेड है ताकि हम क्या कर सके, स्टूडेंट में जो इनोवेशन स्पिरिट है उसको एनकरेज कर सके और उनमें जो लीडरशिप और जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं उनको क्या कर सके, नर्चर कर सके। इसको लॉन्च इसके द्वारा किए गए नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन, साथ में किसका कोलैबोरेट करके डेल टेक्नोलॉजीज के द्वारा फॉर यंग इनोवेटर्स, मतलब कि जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको क्या कर सकें, उनको हम क्या कर सकें, एंटरप्रेन्योरशिप
के डेवलपमेंट कर सके, उनके अंदर स्किल्स ऐसे लेके आ सके। इसमें क्या हम उन स्टूडेंट्स को मेंटर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगे, और जो भी उनके आइडियाज़ हैं उनको क्या करेंगे, पेटेंट करेंगे। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। ग्राम उद्योग विकास योजना, इसमें हमने पढ़ा था अगरबत्ती के जो आर्टिसंस हैं उनको हम क्या करेंगे, इसमें ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, रिसेंटली इसको अप्रूव किए किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा। इसमें हम क्या करेंगे, जो आर्टिसंस अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है उनको बेनिफिट करेंगे, ताकि वो क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा किया है अपनी अगरबत्ती की विलेज लेवल पे क्या करेंगे, इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश कर सके। जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है वो क्या करेगा, इन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जो असिस्ट करेगा वर्किंग इन दिस एरिया, जो कि अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में जो लोग मतलब कि एंगेज हैं उनको क्या करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। रिसेंटली क्या गवर्नमेंट ने क्या करा है, अगरबत्ती को रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड के अंदर क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया, ताकि हम क्या कर सकें, अपनी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसे बूस्ट कर सकें, और जो इंपोर्ट जो आता है अगरबत्ती उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकें। और जो भी अगर अगरबत्ती का इंपोर्ट होगा उस पर 10 से 10 to 25% क्या लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल GIS इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखो अभी क्या, जो नेशनल जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसने क्या किया, लैंड बैंक सिस्टम को इनेबल किया, जो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, साथ में स्टेट GI सिस्टम, इन दोनों को इंटीग्रेट करके हमने क्या किया, लैंड बैंक सिस्टम को क्या किया, इनेबल किया है। इसमें क्या, जो हमारा DPIIT है जो किसके अंडर है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, उसने क्या किया है, IIS पोर्टल को डेवलप किया, जो कि एक GIS इनेबल डाटाबेस है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये बताएंगे कौन से जो इंस्टीट्यूट है, कौन से जो कंपनी है, रिसोर्सेज को किस तरह ऑप्टिमल वे में यूज़ कर सकती हैं टुवार्ड्स रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, इंडस्ट्री को किस तरह वो अपग्रेड कर सकती हैं और सस्टेनेबल वे में क्या कर सकती है, अपग्रेड कर सकती है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए। जो GIS है वो एक कंप्यूटर सिस्टम है फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग, चेकिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा रिलेटेड टू द पोजीशन ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है, देखो कहाँ पे अर्थ के सरफेस पे कहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उनको क्या करेगी, कैप्चर करेगी, स्टोर करेगी, चेक करेगी। ठीक है, तो यही है इसमें। इसका एम क्या है कि हम क्या कर सकें, डिटेल्स प्रोवाइड करेगा ऑफ लॉजिस्टिक, लैंड, रेल, एयर कनेक्टिविटी के टैक्स इंसेंटिव्स, ड्रेनेज सिस्टम, पावर सप्लाई, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी फ्रॉम पोर्टल ऑन वेरियस इंडस्ट्रियल पोर्टल्स। ठीक है, करंटली क्या जो इसकी इन्फॉर्मेशन है अबाउट इंडस्ट्रियल बेल्ट्स वो 6 स्टेट्स में क्या अवेलेबल है। बेनिफिट ये है कि जो भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेगा उसको रियल टाइम मैनर में क्या है, इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, कहाँ पे अवेलेबिलिटी है लैंड की, कहाँ पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, और जो भी वो प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना चाहते हैं, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट का पोटेंशियल किस एरिया में सबसे ज़्यादा है, या फिर जो भी उनके जो ग्रीवेंसेस है, जैसे एक्वायरिंग लैंड का जो ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करेगी, स्पेशली लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए। ईज इन लैंड कन्वर्जन, जैसे कोई एग्रीकल्चर लैंड है अगर उसको कन्वर्ट करना है इंडस्ट्रियल एरिया में तो उसको कैसे कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, उनको क्या करेगी, एड्रेस करेगी, एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्या करेगी, इंप्रूव करेगी। अब इश्यूज़ क्या आते हैं लैंड अवेलेबिलिटी में, सबसे पहले क्या, डिमांड और सप्लाई में मिसमैच है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, मतलब कि क्या है, टुकड़ों टुकड़ों में लैंड है। अब इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए तो आपको एक पूरा लैंड चाहिए ना, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। पॉलिसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर क्या है, प्राइसिंग डिजाइन और वीक इन्फॉर्मेशन एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। ठीक है, सो गाइस ये कुछ दिक्कतें हैं जो इसमें आ रही थी। अब हम पढ़ते हैं कावकाज 2020। तो गाइस हमने पढ़ा था कि रशिया की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसमें क्या भी इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि कोविड चल रहा है। ठीक है, इंडिया ने क्या करा, अभी जो कावकाज की मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि रशिया में होती है उससे विड्रॉ किया है, ये बोल के कि कुछ लॉजिस्टिक डिफिकल्टीज आ रही हैं ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। जो कावकाज है रशिया की स्ट्रेटेजिक कमांड एंड स्टाफ मिलिट्री एक्सरसाइज है, 20 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, इसमें चाइना और पाकिस्तान भी इंक्लूड है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, तो गाइस काफ़ी बार मैंने आपको पढ़ाया, मैं इसको डिटेल में तो नहीं बताऊंगी। देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 140 कंट्रीज़ को कनेक्ट करेंगे ताकि कॉमन ग्रिड प्रोवाइड कर सके, ताकि हम सोलर एनर्जी को ऑप्टिमल यूज़ कर सके। देखो गाइस इसमें यही है कि सन हमारा एक है, किसी ना किसी टाइम पे किसी ना किसी कंट्री में क्या है उसकी जो एनर्जी है सबसे ज़्यादा आती है, तो हम क्या कर सके उसको जो ऑप्टिमल वे में जो एनर्जी का है सोलर एनर्जी को हम क्या कर सके, हार्नेस कर सके। आइडिया को सबसे पहले 2018 में प्रेजेंट किया गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस। इसके अंदर क्या देखो हमारा फोकस यही है कि हम क्या करें, जो भी बैलेंस करें, मतलब कि जो भी सोलर एनर्जी जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उस एरिया से हम क्या करें, बैलेंस करें। सपोज करो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो सोलर रिच एरियाज हैं, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सोलर क्या है पुअर एज, मतलब कि वहाँ पे सन इतनी नहीं रहती। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो सोलर एनर्जी है उसको हम हार्नेस करके क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, द अंडरलाइंग लॉजिक इज दैट अ ग्रिड स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल टाइम जोन गुड बैलेंस, इससे क्या बैलेंस कर सकेंगे
विद इंटरमीडिएट रिन्यूएबल्स विद अनदर रिन्यूएबल, ठीक है। इसको 3 फेजेस में डिवाइड है, ये आपको पता ही है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। तो फेज़ 1 में हम सबसे क्या करेंगे, जो सोलर एनर्जी को हम सेलेक्ट करेंगे कहाँ से, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ एशियन, ईस्ट एशियन कंट्रीज में। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ से जो ग्रिड इंटरकनेक्ट करेंगे किससे, अफ्रीकन के जो सोलर रिच कंट्रीज हैं या फिर जो इसके अलावा जो सोलर रिच कंट्रीज हैं उनके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के ग्रिड कनेक्शन करेंगे। दूसरे में हम क्या करेंगे, जो ये जो मिडल ईस्ट, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन को इंटरकनेक्ट करेंगे किसके साथ, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ या फिर और कंट्रीज जो कि सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिच एरिया। फेज 3 में हम क्या करेंगे, ग्लोबली क्या करेंगे, इंटरकनेक्ट करेंगे। बेनिफिट इसका क्या, ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, हम अपनी स्किल्स अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, एफिशिएंसी ज़्यादा होएगी, हमारा जो एसेट को हम एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हैं और एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एनर्जी की डिमांड क्या इंक्रीज़ हो ही जा रही है दिन पे दिन, तो इससे क्या हम एनर्जी को भी अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया का पार्टनर नेशन एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेड एसोसिएशन। अगर इंटरनेशनल सोलर एलियंस के साथ या तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के साथ क्या है, इंडिया का एक लीडरशिप पोजीशन ले लेगी। इससे क्या है, जो चाइना की जो प्रेजेंस है इन डिफरेंट अफ्रीकन नेशन या डिफरेंट मार्केट्स में, उसको हम क्या कर सकते हैं, काउंटर करेंगे। तीसरी बात क्या, ऑफ कोर्स यार सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में हेल्प होगी, स्पेशली जब यूएस ने विड्रॉ कर लिया फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट डील, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपनी नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। तो गाइस इसके अंडर क्या है, देखो इसके अंडर हमारा एम ये है कि हम कैसी स्ट्रेटजीज़ को हम अपनाएं, कैसी पॉलिसीज़ को हम इम्प्लीमेंट करें ताकि हम क्या कर सकें, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जो कार्बन एमिशंस होते हैं उसको हम डीकार्बनाइज कर सकें या फिर उनको रिड्यूस कर सकें। इसके अंदर क्या है, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें चाइना, इंडिया, वियतनाम ये एंगेज हैं ओवर द पीरियड, 4 साल के लिए एंगेज रहेंगी, 2020 से 2024 के लिए। ये जॉइंट प्रोजेक्ट है 7 ऑर्गेनाइजेशन का। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसमें इंक्लूड है, जैसे वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट हो गया, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम हो गया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये 7 ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें इंक्लूड है। जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है इंडिया की तरफ से, तो ये आपको पता ना चाहिए वो कौन है, नीति आयोग, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं एग्रीकल्चर मशीनरी एमिशन। तो गाइस ये हमने पढ़ा था किस तरह से जो हमारे बीएस नॉर्म्स होते हैं। देखो गाइस क्या है, हमारे जो 2 व्हीलर या जो 4 व्हीलर्स होते हैं इसमें जो भारत स्टेट नॉर्म्स होते हैं, अभी आपको पता है BS6 नॉर्म्स चल रहे हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर मशीनरी होते हैं, जो अलग जो कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स होते हैं, इनके जो नॉर्म्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। अभी कोविड-19 पैंडेमिक के चलते चलते हमने क्या किया है, जो इन पे जो नॉर्म्स थे जो अभी 2020 में इंप्लीमेंट होने वाले थे, इसको पोस्टपोन करके बोला कि अब हम क्या करेंगे, 2021 से इंप्लीमेंट करेंगे। किसके लिए, जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट या फिर जो कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट मैंने आपको बता दिया इस न्यूज़ में क्या है, ठीक है। अभी क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने क्या किया, एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया है। इसने ये बताया सेपरेट मिशन नॉर्म्स होंगे फॉर एग्रीकल्चर मशीनरी एंड द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल। मतलब कि एग्रीकल्चर मशीनरी जैसे आपके ट्रैक्टर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स कैसे हो गए, जैसे आपके JCB क्रेन्स हो गई, ठीक है। तो इन दोनों के लिए क्या सेपरेट एमिशन नॉर्म्स होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने क्या किया, अभी अमेंड किया किसको, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 को। की प्रपोजल इसमें क्या है कि सेपरेट एमिशन नॉर्म्स होंगे किसके लिए, एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए, जैसे एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स हो गए, पावर ट्रिलर्स, कंबाइन हार्वेस्टर्स हो गए, और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स के लिए अलग नॉर्म्स होंगे। इसमें क्या है, हमने जो एमिशन नॉर्म्स है इसको चेंज करेंगे। भारत स्टेट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल होता है, एक ट्रैक्टर एमिशन नॉर्म्स होते हैं, इनको हम चेंज करेंगे किससे, भारत स्टेट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स एंड द ट्रैक्टर एमिशन नॉर्म्स है, ठीक है। तो हम किससे करेंगे, 4 से लेकर 5th में करेंगे, ठीक है, भारत स्टेज, ठीक है। अभी के जो ट्रैम स्टेज 4 को ट्रैम स्टेज 5 है, ये किसके लिए है, एग्रीकल्चर व्हीकल्स के लिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट व्हीकल्स के लिए, और जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स के लिए कौन से, CEV स्टेज 4 एंड CEV स्टेज 5, ठीक है। तो अभी हमारी बात ये हो रही थी कि हमें किस में करना है, 5th स्टेज में इंप्लीमेंट करना था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक चलते हुए हमने क्या करा, अब इसको 1 साल डिले कर दिया। अभी क्या है, जो इम्प्लीमेंटेशन है डेट की किसके, ट्रैम स्टेज 4 की एंड CEV स्टेज 4 की, उसे डिफर कर दिया, पोस्टपोन कर दिया टू 2021, अर्लियर 2020 में इंप्लीमेंट करना था, ताकि हम और टाइम हमको मिले जाएगा टू इंप्लीमेंट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एमिशन नॉर्म। अभी क्या है, इस प्रपोजल के पीछे क्या हमारा लॉजिक है, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो भी भारत स्टेज BS3 के जो व्हीकल्स हैं उनको बैन कर दिया गया था, लेकिन ये बोल दिया था कि बैन कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, जो इक्विपमेंट फार्मिंग में यूज़ होते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। लेकिन क्या है, फिर बाद में देखा गया जो फार्मिंग जो कंस्ट्रक्शन में जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उनका भी जो नॉमेनक्लेचर है वो सेम ही है, इसलिए क्या है उसके बाद क्या किया, उस रजिस्ट्रेशन जो BS3 के जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। मतलब कि इनिशियली सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, मतलब कि जो एग्रीकल्चर या फिर कंस्ट्रक्शन में जो BS3 के इक्विपमेंट्स हैं उन्हें बैन नहीं किया, लेकिन बाद में क्या कर दिया, उसकी रजिस्ट्रेशन को स्टॉप कर दिया, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो गाइस नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जो हमारी इंडिया के वाटर रिसोर्सेज, जैसे वो हमारा रिवर हो गया, लेक्स हो गया, या फिर डिफरेंट जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अभी क्या मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसका न्यू वर्जन लॉन्च किया, किसका? इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम का। देखो हम सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं, ये लॉन्च कब हुआ था? 2019 में होता है। किसके अंदर? नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंदर। इसमें क्या है, जो नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है वो क्या करेगा, इस वेब पोर्टल को क्या करेगा, लो मेंटेन करेगा और अपडेट करेगा। ये वेब पोर्टल है जिसके अंदर क्या है, सभी इन्फॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू आपके वाटर रिसोर्सेज, जो हमारे इंडिया के वाटर रिसोर्सेज है, जैसे क्या रेनफॉल का क्या पैटर्न है, वाटर लेवल क्या है, रिवर डिफरेंट रिवर का क्या वाटर लेवल है, क्या उसका डिस्चार्ज है, वाटर बॉडीज़ के बारे में, ग्राउंड वाटर लेवल के बारे में, रिजर्वियर स्टोरेज के बारे में, इवेपो ट्रांसमिशन, सॉइल मॉइस्चर, तो डिफरेंट जो भी वाटर रिसोर्स की इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या है, सब इन्फॉर्मेशन इससे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हरित पाथ, तो गाइस ये मोबाइल ऐप है जो किसके द्वारा डेवलप की गई है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा एम क्या है, हम हाईवेज़ को ग्रीन हाईवेज़ बना सकें, ताकि जो हाईवेज़ के अराउंड में हम क्या कर सकें, ट्रीज़ को प्लांट कर सकें। तो इस ऐप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम मॉनिटर कर सकते हैं हर प्लांट की लोकेशन को, ग्रोथ को, मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ और टारगेट को, एवरी प्लांट अंडर ऑल द हाईवे प्लांटेशन प्रोजेक्ट। रिसेंटली क्या, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने क्या किया है, नेशन वाइड प्लांटेशन ड्राइव को स्टार्ट किया है, हरित भारत संकल्प। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 25 लाख प्लांट्स को प्लांट करेंगे 25 दिनों में, अलोंग विद द स्ट्रेटजी ऑफ नेशनल हाईवेज के अलोंग। ठीक है, साउथ एटलांटिक एनोमली, तो गाइस हमने इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। देखो साउथ एटलांटिक एनोमली होता क्या है, देखो हमारे अर्थ में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अर्थ का क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो हमें प्रिवेंट करता है सन के आने वाली जो भी हार्मफुल चार्जेस होते हैं उससे हमें प्रिवेंट करता है। लेकिन साउथ एटलांटिक एनोमली का मतलब क्या होता है, हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एक वीक स्पॉट आ जाता है, जिस वजह से क्या होता है, जो सन के चार्जेस हैं वो अर्थ में पेनिट्रेट हो सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो साउथ एटलांटिक एनोमली में होता क्या, मेनली जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें क्या हो जाता है, वो वीक पड़ जाता है, जिसमें क्या कर सकता है, जो सन के चार्जेस हैं वो हम ह्यूमंस को इफेक्ट पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो यही बात है। रिसेंटली क्या, नासा के डाटा ने शो किया है कि साउथ एटलांटिक एनोमली को, साउथ एटलांटिक एनोमली में क्या होता है, अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें डेंट पड़ता है, या फिर एक अनयूजुअल वीक स्पॉट आता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, जो अलाउ करता है सन के चार्ज पार्टिकल्स को कि वो अर्थ सरफेस पे इजीली आ सकते हैं। ये ऑब्जर्व कहाँ गया है, साउथ अमेरिका में और साउथर्न एटलांटिक ओशन में इसको ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, रिसेंट डाटा ने ये शो किया है कि साउथ एटलांटिक जो एनोमली है वो वेस्ट वर्ड मतलब एक्सपेंड हो रही है और 2 लोब्स में स्प्लिट हो सकती है, जिसकी वजह से कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो सकता है, और ये किसको इम्पैक्ट कर सकता है, सबसे पहले जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं उनको इम्पैक्ट कर सकता है। किस तरह से, वो क्या कर सकती हैं, जो सोलर पार्टिकल्स हैं वो जो ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं उनसे टकरा सकती हैं, और जिसकी वजह से क्या शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसकी वजह से परमानेंट क्या है डैमेज हो सकती हैं। सेकंड क्या, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको भी इफेक्ट पहुंचा सकता है, जो लो अर्थ ऑर्बिट में है, या फिर जो वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी इम्पैक्ट पहुँचा सकता है। दूसरा क्या है, जो साउथ एटलांटिक एनोमली है वो कैसे अराइज होता है, अर्थ के कोर के 2 फीचर की वजह से वो क्या अराइज होता है। देखो आपको पता है हमारी अर्थ क्या है, 23½ डिग्री पे टिल्ट है, तो उसकी वजह से क्या है ये एनोमली अराइज होता है। दूसरा क्या है, हमारे आउटर कोर में जो फ्लो होता रहता है मोल्टन मेटल्स का, उसकी वजह से भी क्या ये अराइज होता है। अभी तक देखा गया है कि साउथ एटलांटिक एनोमली की वजह से अभी तक कोई ऐसा हार्मफुल इम्पैक्ट हमारी अर्थ सरफेस पे नहीं पड़ा है, लेकिन अगर और ये वीक हो गया तो पड़ सकता है। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड होता है, जो क्या करता है, सन से जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको रिपेल करता है और ट्रैप करता है और हमें बचाता है। मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ का क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ ड्यू टू द मेटेलिक एंड द लिक्विड आउटर कोर। आउटर कोर में जो लिक्विड या मेटेलिक जो मटेरियल होता है उसकी वजह से ही मेटेलिक फील्ड आता है, जो अराउंड 3000 किलोमीटर बिलो आवर फीट है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। अर्थ इनर कोर, देखो अभी क्या है, देखो पहले माना जाता था कि जो हमारा जो इनर कोर है उसकी जो एज है वो कितनी है, 565 मिलियन ईयर्स एगो है, मतलब कि ये यंग माना जाता था एज़ कम्पेयर टू एज ऑफ द अर्थ जो कि 4.5 बिलियन ईयर मानी जाती है। लेकिन अभी रिसर्चर्स ने ये रिवाइज किया है कि जो अभी जो अर्थ सॉलिड जो अर्थ का जो इनर कोर है जो इसकी एज है वो कितनी है, 1 to 1.3 बिलियन ईयर ओल्ड है। मतलब कि अब आप देख सकते हो पहले हम कितना मानते थे उसको 565 मिलियन ईयर्स है, लेकिन अब हम इसकी एज क्या मान रहे हैं, 1 to 1.3 बिलियन ईयर्स एगो ये माना जा रहा है। अर्थ का जो कोर है वो आपको पता है आयरन से बना होता है, जो इनर कोर है वो सॉलिड होता है, जबकि जो आउटर कोर होता है वो क्या लिक्विड होता है। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड मेटल जो सर्कुलेट होता है इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखो मैंने अभी आपको बताया
अभी हमने डिस्कस किया है कि अर्थ का जो आउटर कोर होता है उसमें जो मोल्टन मटेरियल होता है उसकी वजह से क्या है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डेवलप होता है, वही इसमें बात बताया है। अभी ये बोला जाए कि पहले ये एस्टिमेट किया जाता था कि कोर जो अपना अनरियलिस्टिक इतने हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाता है ताकि वो क्या कर सके, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन कर सके। तो इसमें क्या थी, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज थी, लेकिन अभी न्यू रिसर्च आई है, उसने इस पैराडॉक्स को सोल्व करा है। उसने ये बताया है कि कोर का जो टेम्परेचर है वो एक रियलिस्टिक पैरामीटर्स में ही रहता है। कैसे, इन्होंने सुजेस्ट किया जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, 2 डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज के द्वारा एंड 2 डिफरेंट मैकेनिज्म्स के द्वारा। ठीक है, तो गाइस इसमें इतना ही बताया, पूरी न्यूज़ तो अभी मुझे नहीं लग रहा इसमें दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माउंट सिनाबक वोल्केनो। जो माउंट सिनाबक वोल्केनो है ये कहाँ पे, इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ है। कब हुआ है, अगस्त 2020 में। इसका जो एल्टीट्यूड है, कितना ऊंचाई तक ये इरप्ट हुआ है, 5000 मीटर्स तक ये इरप्ट हुआ है। जो माउंट सिनाबंग है ये एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में। देखो ये 2010 में इरप्ट हुआ था, कब, 400 साल बाद। मतलब कि ये जो माउंट सिनाबंग था वो कभी 400 साल पहले इरप्ट हुआ था, लेकिन फिर अचानक से 2010 में ये दोबारा इरप्ट हो गया और उसके बाद से देखा जाए 2013 से कंटिन्यूसली क्या एक्टिव वोल्केनो है ये। देखो ये आपको पता है इंडोनेशिया काफ़ी अर्थक्वेक प्रोन एरिया या फिर वोल्केनो प्रोन एरिया क्यों है, क्योंकि एक तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अराउंड वो पड़ता है, सरकम पैसिफिक बेल्ट के अराउंड पड़ता है, उसकी लोकेशन ही इस तरह है, एरिया अलोंग द पैसिफिक ओशन, जो जनरली कैरेक्टराइज्ड है बाय द एक्टिव वोल्केनो एंड द फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। जो स्ट्रेटो वोल्केनो होते हैं वो टॉल होते हैं, कोनिकल होते हैं। देखो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से होते हैं, इस तरह के होते हैं ये। तो ये जनरली क्या होते हैं, स्टीप होते हैं, जेंटल नहीं होती जो इनकी स्लोप होती है। तो एक तो होते हैं ना इस तरह के हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये टॉल होते हैं और कोनिकल होते हैं। देखो आप देख सकते हो कोनिकल है। ये जो वोल्केनोज होते हैं कि स्टीप होती हैं, देखो स्टीप प्रोफाइल होती है और ये पीरियोडिक और एक्सप्लोजिव इसमें इरप्शंस होते रहते हैं। जो लावास में फ्लो करते हैं वो काफ़ी हाईली विस्कस होते हैं और ये क्या है, धीरे धीरे कूल हो जाते हैं, हार्डन हो जाते हैं और ज़्यादा दूर तक ये फैलते नहीं। जैसे देखो ये वाला वोल्केनो है ये काफ़ी दूर तक फैल जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये नहीं फैलेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये कूल हो जाते हैं और हार्डन हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मॉरिशस स्ट्रगल्स टू कंटेन ओएल स्पिल। तो गाइस आपको पता है मॉरिशस में क्या है, ओएल स्पिल हुआ था, हमने पढ़ा भी था। मॉरिशस ने अभी क्या किया है, एनवायरमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि अभी क्या है वहाँ पे टन ऑफ क्रूड ऑयल क्या किया है, वहाँ पे क्या हो गया, लीक हो गया। ऑयल आपको पता ही है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एब्यूंडेंट पोल्यूटेंट्स इन द ओशंस। अभी क्या है, अबाउट 3 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ऑयल क्या है, उसने ओशन को एनुअली क्या कंटेमिनेट करते हैं। देखो गाइस अभी सिंपल बात ये है कि मॉरिशस में क्या हुआ है, ऑयल लीकेज हुआ है, जिस वजह से मॉरिशस ने क्या किया, एनवायरमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। अब क्या देखा गया है, जो ओशन में जो हमारा मेनली जो ओशन में जो एनवायरमेंट होता है, जो पोल्यूट होता है, ऑयल उसका एक मेजर सोर्स है। अगर एनुअली देखा जाए तो नियरली 3 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल क्या है वो लीक होता है हमारे ओशंस में। अब इससे मॉरिशस को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे पहले इकोलॉजिकल। देखो जहाँ पे जिस साइट में ये जो लीक हुआ है वहाँ है पॉइंट डी इसनी रीजन, जो कि एक होम है, वहाँ पे डिफरेंट सेंचुरीज हैं फॉर फ्रेयर एंड एंडेमिक वाइल्ड लाइफ। तो ऑफकोर्स डायरेक्ट क्या है वो एक्वेटिक लाइफ को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। मेराइन पार्क है, वहाँ पे प्रोटेक्टेड कोरल रीफ्स है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है। मतलब कि जहाँ पे वो लीक हुआ है वहाँ पे ये सब चीज़ें हैं जिनको ये बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करेगा। इकोनॉमी इम्पैक्ट कैसे करेगा, जो मॉरिशस है अपने फूड के लिए जनरली सी फूड पे डिपेंडेंट है, टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, जो उसका इको टूरिज्म है वो परमानेंटली क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या मेजर्स ले सकते हैं ताकि हम जो ऑयल स्पिल किया है इसको एड्रेस कर सकते हैं। देखो सबसे पहले फ्लोटिंग बूम्स हम कहाँ रख सकते हैं, जहाँ पे स्पिल हुआ है उसके सोर्स पे रख सकते हैं। इससे क्या होएगा, ऑयल क्या है दोबारा और स्प्रेड नहीं होगा, मतलब जितना उसने फैलना था वो फैल गया और वो स्प्रेड नहीं होगा, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। वेरियस सॉल्वेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉ, वोल्केनिक एश, शेविंग्स और पॉलिएस्टर डिराइव्ड प्लास्टिक, जो क्या करेगा वाटर में से उस ऑयल को एब्जॉर्ब करेगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, स्कीमर या ऑयल स्कूप्स को हम क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं बोट्स में, ताकि हम क्या कर सकते हैं, वाटर सरफेस में जो कंटेमिनेंट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी किसके द्वारा लॉन्च की गई, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। देखो गाइस इसमें क्या है, देखो आपको पता है हमारा क्या है, स्वच्छ भारत मिशन है। स्वच्छ भारत मिशन का फेज़ 2 स्टार्ट हो गया। स्वच्छ भारत मिशन का जो पहला फेज़ था उसमें हमारा जो एम था ODF, दैट इज़ द ओपन डेनिफिकेशन फ्री, मतलब कि कोई ओपन में क्या करे, एक्सक्रीट ना करे, यही हमारा एम था। लेकिन जो फेज़ 2 स्टार्ट हुआ है उसमें क्या है, ODF प्लस में क्या है, हमें साथ में क्या करना है, सॉलिड एंड जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी करनी है। तो अब देखो जो गाइस ये जो फेज़ 2 में जो लोग लगे हुए हैं, अब उनको हमने क्या करना है, उनको हमने ट्रेनिंग देनी है, उनकी हमने कैपेसिटी बिल्डअप करनी है। अब वो कैसे करेंगे तो यही इस बारे में बताया है। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी है इसका एम क्या है, ताकि हम क्या कर सकें,
ट्रेनिंग या फिर जो कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स हैं उनको बूस्ट कर सके, किस किस की, जो इनके अंदर एंगेज है, जैसे स्वच्छग्राहीज या जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, या फिर और जो लोग इसमें एंगेज हैं उनकी हम क्या कर सके, कैपेसिटी बिल्ड कर सके, उनको ट्रेन कर सके, विच आर एसोसिएटेड विद द फेज 2 ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। देखो इट इज़ एन इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, मतलब कि ये एक ट्रेनिंग कोर्स है जिसपे आपको ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्रोग्राम पे आपको कुछ मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओडीएफ प्लस के एक्सटेंशन ऑफ ओडीएफ प्रोग्राम अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ओडीएफ प्रोग्राम को तो सस्टेन रखना ही है, लेकिन साथ में जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी हमने क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं ट्राई फूड प्रोजेक्ट ऑफ ट्राईफेड। देखो गाइज ये हमने पढ़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है, टर्शरी प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ ट्राई फूड प्रोजेक्ट। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ टर्शरी प्रोसेसिंग सेंटर को लॉन्च किया, एक तो महाराष्ट्र के रायगढ़ में और छत्तीसगढ़ के जगदालपुर में। ट्राई फूड ज्वाइंट इनिशिएटिव किस किस का, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एंड ट्राईफेड का। इसका एम क्या है, ताकि हम जो ट्राइबल्स की इनकम है उनको बढ़ा सकें। अब वो किस तरह हम बढ़ा सकते हैं, ताकि जो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो माइन एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनको हम बेटर वे में यूटिलाइज कर सकें, उनको वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर सकें, विच आर कलेक्टेड बाय द ट्राइबल फॉरेस्ट गैदरर्स। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं अपना फिट इंडिया यूथ क्लब। देखो गाइस इसमें आपको मैं सिंपल बता देती हूँ फिट इंडिया यूथ क्लब्स में है क्या। देखो ये जो क्लब्स होंगे ये आपको इंपॉर्टेंस बताएंगे कि अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हो, डेली अगर आप एक्सरसाइज करते हो, वॉक करते हो, तो आपकी लाइफ में इसका क्या बेनिफिट है, तो इस बेनिफिट को आपको अवेयर कराएंगे, इसको आप समझाएंगे। ठीक है, अभी क्या जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स है उन्होंने क्या किया, नेशन वाइड एक इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया जिसका नाम है फिट इंडिया यूथ क्लब। कब किया है, इंडिपेंडेंस डे पे। जो फिट इंडिया यूथ क्लब है ये किसका पार्ट है, फिट इंडिया मूवमेंट का ही, जो क्या करेगा, मास अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा, किस तरह से फिटनेस की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में लोगों को बताएगा। फिट इंडिया मूवमेंट का एक नेशन वाइड कैंपेन है जिसका एम यही है कि लोगों को एनकरेज करेगा किस तरह से अगर आप अपने डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं, क्या उसकी मतलब इम्पोर्टेंस है। इसमें क्या करेंगे, हम 75 लाख वॉलंटियर्स को क्या करेंगे, लेके आएंगे इकट्ठा, डिफरेंट अलग मतलब कि डिफरेंट फील्ड से, जैसे नेहरू युवा केंद्र संगठन से, नेशनल सर्विस स्कीम से, स्काउट्स एंड गाइड से, या एनसी से, या जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करेंगे, इसमें 75 लाख वॉलंटियर्स हैं वो इसमें क्या करेंगे, रजिस्टर होंगे एज द फिट इंडिया यूथ क्लब। जो फिट इंडिया यूथ क्लब्स हैं इसको कंट्री के हर एक ब्लॉक में हम एस्टेब्लिश करेंगे अंडर द डिस्ट्रिक्ट यूनिट। इसमें क्या होगा, जो क्लब का हर एक मेंबर है वो लोगों को मोटिवेट करेगा कि किस तरह से अगर आप डेली रूटीन में 30 to 60 मिनट अगर आप अपनी फिटनेस एक्टिविटी देते हो तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये क्लब क्या करेगा, स्कूल्स में, लोकल बॉडीज़ में भी क्या करेंगे, क्या इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, और भी बताएगा कि हमारी क्या इंपॉर्टेंस है फिटनेस की, मतलब कि डेली रूटीन अगर आप ये सब फिजिकली एक्टिव रहते हो। ठीक है, इसका जो पहला इनिशिएटिव है वो फिट इंडिया यूथ क्लब का, वो कब लेगा, वो एक मिनट, फिट इंडिया यूथ क्लब को पॉपुलराइज कर सके क्या है, फिट इंडिया फ्रीडम रन। ये जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो पार्टिसिपेंट को अलाउ करता है कि जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे आप रन करो, टू रन एट देयर ओन पेस एंड एट देयर ओन प्लेस एंड प्लान देयर ओन रनिंग रूट्स। ठीक है, सो गाइज आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर। तो गाइज ये आपको पता होना चाहिए कहाँ स्टार्ट किया है, ये सेटअप हुआ है केरला के अंगमलई में, ताकि हम क्या कर सके, जो यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको क्या कर सके, उनके कंप्लाई कर सके। इसका एम यही है कि हम तो वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप है उसको क्या कर सके, एक्सेलरेट कर सके, और जो हमारा जेंडर इनइक्वालिटी है उसको हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके या फिर एलिमिनेट कर सके, जेंडर पैरिटी ला सके, और वुमेन्स को एक ऐसा सेफ प्लेस प्रोवाइड कर सके कि वो अपना इजीली न्यू बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है एंड गेट देयर प्रोडक्ट्स मार्केटेड ग्लोबली। ये आपको पता होगा वर्ल्ड का फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन रशिया में आउट हो चुका है। रशिया का जो कोविड-19 वैक्सीन है जिसका नाम क्या है, स्पुतनिक वी, उसको डेवलप किया किसके द्वारा, गामेलिया इंस्टीट्यूट एलोंग विद द रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा। जो वैक्सीन जिसका नाम स्पुतनिक 1 रखा है वो किसके नाम पे रखा है, पहली आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट जो कि यूएसएसआर के द्वारा लॉन्च की गई थी 1957 में। डब्ल्यूएचओ ने अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया, लेकिन इसको एज अ वैक्सीन कैंडिडेट क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है। रिसेंटली क्या है, जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, उन्होंने वो क्या है, रशिया से बातचीत करी है कि वो ताकि स्पुतनिक इसको क्या कर सके, परचेज कर सके। पैन इंडिया 1000 जीनोम सिक्वेंसिंग ऑफ SARS-CoV-2 कंप्लीटेड सक्सेसफुल। तो गाइस अभी क्या कर रहे हैं, सार्स के मतलब कोविड की वजह से देखो अभी हमने क्या किया है, इसमें क्या किया है, डीएनए बेसिस में क्या क्या मतलब कि सीक्वेंसिंग आती है उसको स्टडी किया। ठीक है, देखो गाइस अभी हमने, जैसे आपको पता है कि
आई मीन जो कोविड है, कोविड में क्या है, जैसे डीएनए में आपको क्या है, आरएनए में चेंजेस हो जाते हैं, तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग को फिगर आउट कर रही है कि डीएनए के जो बेसिस हैं, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे आपको पता है एडेनिन होती है, ग्वानिन होते हैं, इनका क्या ऑर्डर है, उनको क्या कर रही है, फिगर आउट कर रही है कि एक्चुअली में जो डीएनए ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होता है वो कैसे मेकअप होता है। जो इसको लॉन्च किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने कब लॉन्च किया है, इस साल ही मई में किया है। सीक्वेंस डाटा सून इसको रिलीज़ किया जाएगा कहाँ पे, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा, ताकि क्या कर सके, जो रिसर्चर्स हैं इसको यूज़ कर सके। इससे क्या होएगी, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं कि किस तरह से वायरस फैलता है और किस तरह से हम जो इसके ट्रांसमिशन को किस तरह से हम रोक सकते हैं, न्यू केसेस ऑफ इन्फेक्शन को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपने इस पे जो रिसर्च है उसको हम क्या कर सकते हैं और बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 बायो रिपोजिटरीज, तो आपको पता है अभी 5 रिपोजिटरीज क्या है हमने सेटअप करी हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है, नेशन को लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ 5 डेडिकेटेड कोविड-19 बायो रिपोजिटरीज क्या करी हैं, डेडिकेट करी हैं, जो किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। कहाँ कहाँ पे की गई हैं, देखो गाइस, फरीदाबाद में, भुवनेश्वर में, न्यू दिल्ली में, पुणे में और बेंगलोर में। ठीक है, आप नाम पढ़ सकते हो अच्छे से। ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ फरीदाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भुवनेश्वर, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस न्यू दिल्ली, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे एंड द इंस्टीट्यूट फॉर सेल साइंस एंड डीजेनरेटिव मेडिसिन बेंगलोर। मेन पर्पज देखो बायो रिपोजिटरीज का यही है कि हम क्या कर सके, जो इनएक्टिवेटेड वायरस है, जो क्लिनिकल सैंपल है, उनको हम आर्कीव कर सकें, मतलब कि अलग से रख सकें, स्टोर कर सकें, इंक्लूडिंग द नेसो, मतलब कि जो आपके नोज से जो सैंपल लिया जाता है वो स्टूल, यूरिन, सलाइवा, सीरम, प्लाज्मा, पीबीएमसी सीरम, इन सबको क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। ठीक है, इंडो यूएस वर्चुअल नेटवर्क फॉर कोविड-19, देखो गाइस, जो इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम है, उन्होंने अभी अवार्ड्स अनाउंस करे हैं ताकि हम क्या कर सकें, कोविड-19 की जो डिजीज़ है उसको मैनेज करने के लिए अपनी एक रिसर्च को परस्यू कर सकें थ्रू इंडो यूएस वर्चुअल नेटवर्क। देखो जो वर्चुअल नेटवर्क सेंटर हैं ये क्या करेंगे, इंडिया और अमेरिकन साइंटिस्ट जो मतलब कि अब इंडिया और अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो लेबोरेटरीज में हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ में काम करो या फिर वो किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि आप अपनी जॉइंट रिसर्च एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकते हो, जो भी आपका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे यूज़ कर सके या जो आपकी फंडिंग है उसे यूज़ कर सकें। इस नेटवर्क 2 तरह के नेटवर्क्स आपको प्रोवाइड करेगा, एक तो नॉलेज R&D नेटवर्क सेंटर, इसके अंडर क्या कर सकता है, जॉइंट आप प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो अमंग इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट फ्रॉम अकेडमिया एंड लेबोरेटरीज ऑन द फोकल एरियाज ऑफ रिसर्च, मतलब कि मेनली इसमें रिसर्च पे क्या किया है, फोकस किया है। सेकंड में क्या है, पब्लिक प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क सेंटर, इसमें हम क्या करेंगे, जो इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम अकेडमिया इंडस्ट्री उसको क्या करेंगे, इनेबल करेंगे कि आप क्या कर सको, प्री कमर्शियल और R&D एक्टिविटीज़ पे क्या कर सकते हो, इकट्ठे काम कर सकते हो अप्लाइड रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। ठीक है, अब हम ये पढ़ लेते हैं इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम है क्या। तो गाइस ये 2000 में एस्टेब्लिश हुई थी, ऑटोनॉमस बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के द्वारा फंड किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ यूएस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों से फंड करती है। प्रमोट क्या करता है, ऑफकोर्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इनोवेशन, इसको क्या करता है, प्रमोट करता है, आपस में जो आप यूएस और इंडिया के जो लोग हैं वो इंटरेक्ट कर सकें। जो DST है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स है, वो इसके रिस्पेक्टिव क्या है, नोडल डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस, तो गाइस ये भी पता होना चाहिए। अभी जो सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस है रिसेंटली लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, कहाँ पे, पुणे में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे हमने पढ़ा कि वुमेन के लिए जो स्पेशली जो डेडिकेटेड एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ पे है, केरला में, उसी तरह सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस कहाँ पे है, पुणे में। अभी हमने पढ़ा बायो रिपोजिटरीज कहाँ 5 जगह है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फंड कौन कर रहा है इसको, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कर रहा है, अंडर किसके अंडर, नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंडर, जो कि 2017 में लॉन्च हुआ था। तो अब हम ये पढ़ लेते हैं नेशनल बायोफार्मा मिशन है क्या। देखो ये 2017 में लॉन्च हुआ था, इसका एम यही है कि हम इंडिया को हब बना सकें ताकि हम कैसे कर सकें, अफोर्डेबल मैनर में हम क्या कर सकें, बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हम क्या कर सकें, डिज़ाइन कर सकें, डेवलप कर सकें। इसमें क्या है, जो $250 मिलियन के जो यूएस के वो एलोकेट करेगा और जॉइंटली फंड किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। साथ में जो बायोरैक है, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल है अंडर DBT, वो इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है, मतलब कि जो नेशनल बायोफार्मा मिशन है उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, बायोरैक कर रहा है। जो बायोरैक वो क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, किसकी, सेटअप बाय DBT। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं जो हम पढ़ रहे थे, सेंटर फॉर बायोफार्मा एनालिसिस, ये क्या करेगा, आपको हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, किस तरह से आप बायोफार्मास्यूटिकल डेवलप कर सकते हो, मैन्युफैक्चर कर सकते हो। ये सेंटर हेल्प करेगा स्टार्टअप्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, बायोफार्मा इंडस्ट्री को
हेल्प करेगा, ताकि वो क्या कर सकते हैं, अपना टाइम और कॉस्ट बचा सकते हैं इन डेवलपिंग प्रोडक्ट्स एंड, और वो मार्केट में फास्टली क्या एंटर कर सकते हैं एट एन अफोर्डेबल प्राइस। साथ में क्या कर सकता है, जो भी अकेडमिया की जो भी मेडिसिन डेवलपर्स हैं उनकी जो नीड्स हैं उनको पूरी करेगा, और क्या करेगा, वैक्सीन्स को जल्दी से जल्दी डेवलप करेगा, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक एंड द अदर बायोफार्मा प्रोडक्ट्स को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। यूके लॉन्चेस 3 मिलियन यूरो इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया। देखो इसका फंड क्या है, जो ये फंड इसने यूके ने लॉन्च किया है, इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, जो हमारा कोविड-19 पैंडेमिक को टैकल करने के लिए जो भी साइंटिस्ट लगे हुए हैं उनको हम सपोर्ट कर सकें रिसर्च में। जो ग्रांट हुए इस फंड को, वो इसका इनिशिएटिव है अंडर द टेक पार्टनरशिप, जिसको हम टेक क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, ग्रांट्स अंडर द फंड आर द पार्ट ऑफ इनिशिएटिव अंडर द टेक पार्टनरशिप, जिसे हम बोलते हैं टेक क्लस्टर्स। ठीक है, टेक क्लस्टर क्या करेंगे, विल सपोर्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन टेक क्लस्टर बाय ब्रेकिंग डाउन, जो भी देखो जो भी आपकी ग्रोथ में जो बैरियर्स आ रहे हैं उनको क्या करेंगे, टैकल करेंगे। वो कौन करेंगे, टेक क्लस्टर्स करेंगे, और ताकि आप क्या कर सको, इंटरनेशनल लिंक्स क्या कर सको, बिल्ड कर सको। ठीक है, WHO ने सर्टिफाई करा है कुछ अफ्रीकन रीजन फ्री ऑफ द वाइल्ड पोलियो। ठीक है, तो गाइस ये हमने पढ़ा था। देखो किसी भी कंट्री को अगर आपने पोलियो फ्री रिकॉग्नाइज करना है तो उसमें क्या 3 साल तक लगातार कोई भी केस नहीं आना चाहिए। अभी तक नो सिंगल कंट्री कैन बी सर्टिफाइड एज पोलियो फ्री। ठीक है, अभी क्या है, WHO के जो 6 में से 5 रीजन्स हैं उनको WHO फ्री ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, एक्सेप्ट ईस्टर्न मेडिटेरियन, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान रीजन है जिसको अभी पोलियो फ्री रिकॉग्निशन नहीं मिला है। 2014 में इंडिया को क्या मिला था, पोलियो फ्री रिकॉग्निशन मिल चुका था, इंडिया जो कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन में है। जो पोलियो है ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है जो आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। 3 टाइप ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस आपको पता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है। ओनली जो टाइप 1 पोलियो वायरस है वो अभी सर्कुलेशन में है। 2 तरह के वैक्सीनेशन होते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होता है, एक ओरल पोलियो वैक्सीन होता है। ये हमने काफ़ी बार पढ़ रखा है क्या होता है। हाइवर कुछ वैक्सीन, अभी हमने ये भी पढ़ा था कि एक वैक्सीन वायरस होता है, वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस होता है जो वैक्सीन की वजह से ही होता है। डिजीजेस जो इंडिया से ऑलरेडी रेडिकेट हो चुके हैं, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, योस, पोलियो, यूनिया वोम, स्मॉल पॉक्स, मैटरनल एंड न्यूनेटल टेटनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप पढ़ सकते हो कुछ कौन कौन से रीजन को हमने कौन से ईयर में पोलियो फ्री सर्टिफाई कर दिया था। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, देखो हमने पढ़ा था कि चंद्रयान 2 के द्वारा जो मून क्रेटर को कैप्चर किया गया है उसका नाम हमने विक्रम साराभाई जी के नाम पे रखा है, दैट इज द साराभाई क्रेटर। डॉक्टर विक्रम साराभाई इन्होंने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी को फाउंड किया था अहमदाबाद में 1947 में। ये चेयरमैन भी थे किसके, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। इन्होंने इसरो को सेटअप करने में काफ़ी प्रिंसिपल रोल क्या किया था, प्ले किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोलते हैं। इनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हुए हैं, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1962 में मिला हुआ, पद्म भूषण अवार्ड 1966 में मिला हुआ, बाकी आफ्टर हिज डेथ इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला हुआ है, दैट इज 1972 में। ठीक है, तो गाइज ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज को अभी ओशन वर्ल्ड का स्टेटस मिला, तो गाइज हमने काफ़ी अच्छे से सब डिस्कस किया हुआ है, कुछ भी कोई भी न्यूज़ नहीं है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स अच्छे से करते हो तो मंथली मैगजीन आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाएगी। ठीक है, अभी क्या जो स्टेटस इसलिए दिया है क्योंकि देखो जो सीरियस जो ड्वार्फ प्लैनेट है वहाँ पे क्या है, मतलब कि सॉल्टी वाटर मिला है, इसलिए उस प्लैनेट को हमने ओशन वर्ल्ड का नाम दे दिया गया। ठीक है, स्टेटस वाज गिवन एज अ साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया जो सीरियस है उसमें ब्राइन रिजर्वर है, इसलिए जो वाटर रिच है। ठीक है, सीरियस के ड्वार्फ प्लैनेट है, मतलब कि कहाँ पे लाई करता है, मार्स और जुपिटर की एस्टेरॉयड बेल्ट में लाई करता है। किसी भी प्लैनेट को ड्वार्फ प्लैनेट हम कब बोलते हैं, जैसे प्लूटो को हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं जब वो बॉडी सन के अराउंड क्या करती है, ऑर्बिट करती है। उस प्लैनेट की अपनी कोई सैटेलाइट नहीं होती, हैज़ नॉट क्लियर्ड, उसको अपने नेबरहुड के बारे में कुछ नहीं पता होता। उसके बाद इतना मास होता है उस प्लैनेट का कि क्या कर सके ताकि वो फॉर इट्स ग्रेविटी टू पुल इट इनटू अ रफली स्फेरिकल शेप। आगे हम पढ़ते हैं कीमोसिंथेसिस एड्स माइक्रोब सर्वाइवल। देखो गाइस अभी देखो 2 तरह की आपको पता है, फोटोसिंथेसिस होती है, कीमोसिंथेसिस होती है। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि हम लाइट को यूज़ करके क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। ठीक है, कीमोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं, केमिकल को यूज़ करके एनर्जी पढ़ते हैं। देखो हम सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस होती क्या। फोटोसिंथेसिस मेनली प्लांट्स या भी बैक्टीरिया में होती है जहाँ पे इनफ सनलाइट होती है। फोटोसिंथेटिक्स में क्या होता है, सन की एनर्जी को हम यूज़ करके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब CO2 और वाटर को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं किसमें, आपका ग्लूकोज मतलब कि जो आपकी शुगर एंड द ऑक्सीजन में। कीमोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं, एनर्जी किसकी यूज़ करते हैं, केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को यूज़ करते हैं जहाँ पे सन एनर्जी इतनी नहीं होती ताकि हम फूड को प्रोड्यूस कर सकें। मतलब कि कुछ माइक्रोब्स, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे
जहाँ आप जो क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को यूज़ करके अपना खाना प्रिपेयर करेंगे। सिंपल बात यही है, ठीक है। तो इसमें यही बोला है। अभी क्या साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया है कि जो माइक्रोब्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एयर में रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं, एयर में जो रहने वाले जो पोल्यूटेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उनको यूज़ करके क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। 2017 में इस फिनोमिना को अंटार्कटिका में ऑब्जर्व किया गया था, लेकिन रिसर्चर्स ने अब डिस्कवर किया कि ये फिनोमिना ग्लोबल है और ये सोयल्स में भी है। और वर्ल्ड के जो 3 पोल्स हैं, दैट इज़ अंटार्कटिका, आर्कटिक और तिब्बतन प्लेट्यू, वहाँ पे क्या है, पाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है, जो ये हमने फाइंडिंग की है, इसका मतलब ये है कि जो माइक्रोब्स हैं वो जो ट्रेस गैसेस, मतलब कि जो केमिकल्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं अदर देन द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, उसको एज एन एनर्जी यूज़ करके क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कर सकते कहते हैं, कीमोसिंथेसिस। मतलब कि माइक्रोब्स क्या कर सकते हैं, जहाँ पे एब्सेंस ऑफ सनलाइट है वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं बाय यूजिंग द केमिकल एनर्जी, ठीक है। कीमोसिंथेसिस क्या है, ये एक प्रोसेस होती है जहाँ पे बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, केमिकल रिएक्शन से लेते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन से लेते हैं, टिपिकली इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट होती है। इस प्रोसेस को हम कार्बन फिक्सेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इसमें क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक कार्बन होता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा और फिर स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कीमोसिंथेसिस का देखो, ऑफकोर्स कीमोसिंथेसिस का हमारे एनवायरनमेंट में यही इंपैक्ट होएगा, क्योंकि जो ये माइक्रोब्स होंगे वो एक तरह का कैसे एक्ट करेंगे, कार्बन कैप्चर की तरह क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, ठीक है, बाय प्रोडक्शन एंड साइक्लिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड द नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, इनोवेट सॉल्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत। देखो गाइस, आपको पता है हम अपने इंडिया क्या है, माइक्रो प्रोसेसर्स के इंपोर्ट पे भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज़ में। तो अभी क्या कर रहा है इंडिया डोमेस्टिक माइक्रो प्रोसेसर्स को क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, ताकि हम क्या कर सकें, जो इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंट है उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है। इसमें क्या है, हमने इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है ताकि आप क्या कर सको, जो इंडिया में जो माइक्रो प्रोसेसर्स बनाए हैं उनको यूज़ कर सको टू डेवलप वेरियस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। इसका एम यही है कि जो इंडिया की जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट सेक्टर, देखो माइक्रो प्रोसेसर का मेनली कहाँ यूज़ आता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स या स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में, जहाँ पे भी यूज़ आ सकता है उसको वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकें। और जो हम अपने सिक्योरिटी, लाइसेंसिंग, टेक्नोलॉजी में जो हमारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं या फिर जो हम इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंट है, इन सब प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकें, मिटिगेट कर सकें। इसको लॉन्च किसके द्वारा की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। सुपर ऐप्स ये हमने पढ़ा था, टाटा ग्रुप ने करा। देखो सुपर ऐप्स का मतलब क्या है, एक ही ऐप में आपको हर एक सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। मतलब कि वहाँ से आप क्या कर सकते हो, मतलब कि पेमेंट सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हो आप, मतलब मैसेजिंग भी कर सकते हो, फ्लाइट बुकिंग भी करा सकते हो, एवरी चीज़ आप वहाँ से कर सकते हो। जैसे आपका मॉल होता है ना, मॉल से आप हर एक सर्विसेज ले सकते हो। उसी तरह सुपर ऐप क्या होता है, टाटा ग्रुप प्लान कर रहा है कि वो इस ईयर के एंड तक क्या करेगा, ऑल इन वन सुपर ऐप को लॉन्च करेगा। सुपर एक प्लेटफॉर्म होता है जो कंपनी के द्वारा डेवलप किया जाता है, तो आपको वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करती है अंडर द वन अम्ब्रेला। जैसे चाइना का जो WeChat था वो एक मैसेजिंग ऐप से स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसने एक्सपेंड किया था पेमेंट, कैब, शॉपिंग, फूड ऑर्डर में। कंट्री सुपर ऐप रेडी तभी होती है जब वहाँ पे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो स्मार्टफोन रेडी हो इंस्टेड ऑफ डेस्कटॉप एंड इकोसिस्टम ऑफ ऐप, ठीक है। अभी आपको पता है हमारे इंडिया में क्या है, नो डाउट हमारी इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन अभी भी हमारे इंडिया में इतनी बैकवर्डनेस है कि हमारे इंडिया में लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। कंसर्न्स क्या है, अगर एक ही कंपनी ये सब ले लेगी, मतलब कि सुपर ऐप्स बना लेगी, तो उससे क्या होगी, उसकी मोनोपोली हो जाएगी और प्राइवेसी का कुछ कंसर्न्स भी हो सकते हैं। वर्ल्डली पेंटिंग, तो ये आपको पता होना चाहिए, वर्ल्डली पेंटिंग कहाँ होती है, महाराष्ट्र में होती है। देखो जो वर्ल्डली पेंटिंग होती है ये इसमें वर्ल्डली ट्राइब, महाराष्ट्र की जो वर्ल्डली ट्राइब है वो परफॉर्म करती है, वो इसको बनाती है। देखो इस पेंटिंग्स में मेनली क्या होते हैं, जो डेली सोशल इवेंट्स होते हैं उसको मतलब कि वो डिपिक्ट करती है। मतलब कि इसमें कोई आपकी मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं होती, मतलब कि कुछ भगवान की कथाएं नहीं होती, रामायण, महाभारत इनकी कोई स्टोरीज नहीं होती, ना ही इसमें क्या है जो आपके भगवान होते हैं उनकी इमेजेस भी नहीं होती, लेकिन जो सोशल लाइफ है उसको डिपिक्ट करती है। इसमें ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इनकी इमेजेस होती हैं, साथ में जो डेली लाइफ के जो सीन्स होते हैं वो सब इसमें मतलब कि बनाए जाते हैं। पेंटिंग्स डिपिक्ट करते हैं कि ह्यूमन फिगर किस तरह कितनी एक्टिविटीज़ में एंगेज, जैसे हंटिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, सोइंग वगैरह ये करते हैं। वर्ल्डली पेंटिंग में मेनली हम डॉट्स या डैशेस को यूज़ करते हैं मेकिंग वन लाइन, मतलब कि ऐसे से कैसे बना के हम वन लाइन बनाते हैं। यहाँ पे वर्ल्डली पेंटिंग को मेनली वुमेन्स ही एंगेज है इन द क्रिएशन ऑफ दीज पेंटिंग्स। आगे बढ़ते हैं,
नुआखाई ज्वार तो गाइस हमने से पढ़ा था, ये मेनली वेस्ट बंगाल उड़ीसा में बनाया जाता है। नुआ का मतलब देखो दो वर्ड्स है, नुआ का मतलब न्यू होता है, खाई का मतलब खाना, मतलब न्यू राइस, ठीक है। नुआ खाई दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसका मतलब ईटिंग ऑफ न्यू राइस, इसका मतलब होता है नए राइस को खाना। नुआ मीन्स न्यू, खाई मीन्स ईट। ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जो हम कब बनाए जाते हैं, जब न्यू क्रॉप आती है उसको वेलकम करने के लिए। इसको नुआखाई परब भी बोलते हैं, नुआखाई बेटखट भी बोलते हैं। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उसके जो नेबरिंग स्टेट्स है वहाँ पे बनाया जाता है। थम्बी महोत्सव 2020 देखो फर्स्ट एवर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है केरला में, ठीक है। इस फेस्टिवल का जो पंतालू है वो ऑफिशियल मास्कोट, मास्कोट का मतलब कि सिंबल है। देखो जो नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है उसी का पार्ट है जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है किसके द्वारा, WWF इंडिया के द्वारा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी इन एसोसिएशन विद नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, UNEP, UNDP एंड द IUCN। देखो जो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2018 में स्टार्ट हुआ था, इसका एम यही था कि हम लोगों को एजुकेट कर सकें और उनको ये बता सकें कि जो ड्रैगन फ्लाइज का कितना हमारा एनवायरनमेंट में कितना इंटीग्रल रोल है, एंड द लेसन नॉन सिबलिंग द ड्रैगन फ्लाई, मतलब कि ड्रैगन फ्लाई और जो डैमसल फ्लाइज है उनका हमारे एनवायरनमेंट में क्या रोल है, उससे हम लोगों को अवेयर करा सकें। लास्ट न्यूज़ दैट इज द वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ये जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज है ये ऑटोनोमस बॉडी है किसके अंदर, MHRD के अंदर। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। इसका एम क्या है, इसको हमने सेटअप इसलिए किया था ताकि हम उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट कर सकें, डेवलप कर सकें, प्रोपेगेट कर सकें। ये आपको पता है उर्दू क्या है, 8th लैंग्वेज में से, जो 8th शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें वन लैंग्वेज है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो गाइस यहाँ पे मैंने आपका क्या एक और सेक्शन कवर करवा दिया है, इसके बाद मैं सोशल इशूज़ की सेक्शन लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।